हेलो एवरीवन। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की आर्टिकल 22 कर रहे थे। लास्ट की वीडियो में हमने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 आर्टिकल 22 के बारे में किया था। तो क्लॉज 3 को आगे बढ़ाते हुए जो कि एक्सेप्शन है क्लॉज 1 की, क्लॉज 1 की एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 22 की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या थी? क्लॉज 3 क्या कहती है? किस पे अप्लाई नहीं है क्लॉज 1? जो कि क्लॉज 1 कहती है कि मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना है 24 आवर के विद इन, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है अक्यूज्ड। उसके पास राइट है कि उसको जो अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं उसको इन्फॉर्म करने हैं। उसके बाद उसको विदाउट मजिस्ट्रेट की अथॉराइजेशन के उसको कस्टडी में नहीं रखा जाता। अगर कस्टडी में रखा जाता है तो वो इलीगल कस्टडी होगी। तो ये जो क्लॉज 3 कहती है कि अप्लाई नहीं होगी किसके ऊपर? एनमी के ऊपर। और सेकंड क्या है? जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत रहेंगे उनको ये क्लॉज 1 एंड 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर ही बात करेंगे। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 4 से लेके 7 तक है वो डील करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर ये जो क्लॉज है ये क्लॉज बात करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर बात करती है। तो पहले हम बात करेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। डिटेंशन दो तरह की होती है। डिटेंशन है वो दो तरह की होती है। सबसे पहली डिटेंशन क्या है कि प्यूनेटिव डिटेंशन क्या है कि प्यूनेटिव डिटेंशन है प्यूनेटिव और सेकंड क्या है? प्रिवेंटिव। प्यूनेटिव क्या है कि ऑफेंस होने के बाद सजा देना, आफ्टर ऑफेंस, बिफोर ऑफेंस। कोई अक्यूज्ड है अगर वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो लॉ है उसके अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो दी जाती है। तो उसमें जो उनकी डिटेंशन की जाती है, कस्टडी की जाती है, तो उसको प्यूनेटिव डिटेंशन के तौर पे देखा जाता है। तो उसके बाद जो सेकंड आता है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस बिफोर ऑफेंस। अगर अथॉरिटी को ये सस्पिशियस होता है या ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है वो ब्रीच कर सकता है सिक्योरिटी की या पब्लिक ऑर्डर की ब्रीच करता है, तो उसको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर है उसको डिटेन किया जाता है बिफोर कमिटिंग एनी ऑफेंस। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में जो डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं कि लॉ की बात करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात करते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसकी क्या हिस्ट्री रही है इंडिया में।
प्रिवेंटिव लॉ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसेप्ट नहीं आया, ये कंसेप्ट इंडिया में ब्रिटिश रूल के समय से ही था। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट, बंगाल रेगुलेशन थर्ड ऑफ 1818 में जो रूल दिया गया था, वो रूल के अंतर्गत ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोविजन थी। तो उसके बाद रूल 26 में ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात की गई थी। तो अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो लॉ बनाने की ऑथराइजेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें कि 7th शेड्यूल लिस्ट नंबर ए जो कि है यूनियन लिस्ट, जिसपे यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 9 है उस पे बड़ी क्लियरली क्या दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट है वो एम्पावर है लॉ बनाने के लिए। किसके ऊपर लॉ बनाने के लिए? कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कनेक्टेड विद डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, है। उसके बाद आता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और इस तरह की जो डिटेंशन के ऊपर जो लॉ बना सकती है वो यूनियन गवर्नमेंट 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 9 है उसमें दिया गया है। उसके बाद हम 7th शेड्यूल की अगर बात करें फर्दर, जिसमें कि लिस्ट नंबर 3 जो कि है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एंट्री नंबर 3। इसके ऊपर कौन लॉ, किस सब्जेक्ट के ऊपर, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लॉ बना सकती है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आ गया इसमें। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, सप्लाई एसेंशियल सर्विस टू द कम्युनिटी। उसके बाद जो आता है वो है इस तरह के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर लॉ बना सकती है। तो जो सबसे पहला लॉ इंडिया में बना वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। ये एक्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में दिया गया एंट्री नंबर 9 पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं डिटेंशन रिलेटिंग, उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर ये जो लॉ है वो बनाया गया। ये जो लॉ था इसको रिपील किया गया, रिपील हुआ ये दिसंबर 21,
1969 को ये इस एक्ट को रिपील किया गया, क्योंकि ये एक्ट थे वो टेम्परेरी एक्ट था। तो उसके बाद और ज़्यादा जो फोर्सेस इंडिया में जिसको हम बोलते हैं कि एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं, उसके आगमन होने के बाद उसके बाद जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जिसे हम शॉर्ट में मिसा भी कहते हैं, MISA। ये 1971 में जो प्रिवेंटिव लॉ है वो इसको गवर्नमेंट ने बनाया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो दूसरा एक्ट बनाया वो 1974 में था। एक्ट का नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। प्रिवेंटिंग ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, जिसको हम शॉर्ट में COFEOSA के नाम से भी जानते हैं। ये एक्ट 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया और ये एक्ट स्टिल इन फोर्स है। ये एक्ट अभी भी चल रहा है। उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर दी गई है शेड्यूल में, उसके ऊपर जो नेक्स्ट लॉ बनाया था वो था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, ये पार्लियामेंट ने इंडिया की जो डिफेंस है जिस सो दैट कि उसका डिफेंस है वो प्रेजुडाइज ना होए, उसके लिए ये एक्ट बनाया। और इसमें जो फॉरेनर की इंक्लूजन और एक्सपल्शन को, इंडिया से फॉरेनर को बाहर निकालने का जो प्रोविजन था, प्रावधान था, वो भी रखा गया। और साथ में जो सर्विसेज कम्युनिटी है रिलेटिंग है उसको भी इसमें ध्यान रखा गया। ये स्टिल इन फोर्स है, ये लॉ अभी भी रिपील नहीं हुआ है, ये चल रहा है, स्टिल इन फोर्स। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। तो उसके बाद जो बनाया कि स्पेसिफिक जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको डील करने के लिए जो नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव लॉ बनाया गया था वो था द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट एक्ट 1987, जिसको शॉर्ट में जो फेमस है जिस नाम से वो है टाडा, TADA, टाडा है। तो टाडा है वो बनाया गया था जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसके बाद टाडा के बाद जो एक्ट पास हुआ था वो था प्रिवेंटिव टेररिज्म एक्ट, जो 2002 में पास हुआ। द प्रिवेंशन of terrorism Prevention of Terrorism Act 2002
टू, इस एक्ट को पास किया गया था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को, टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव है उसमें करने के लिए, तो ये प्रिवेंटिव के ऊपर था। अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में प्रिवेंटिव लॉ के ऊपर सेक्शन 107 एंड सेक्शन 151 इसके ऊपर प्रिवेंटिव लॉ की कैटेगरी में आते हैं, जो सीआरपीसी में दिया गया है। इसके अलावा किसी सस्पिशियस ग्राउंड के ऊपर किसी को अरेस्ट है वो कर सकती है पुलिस। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22 क्या कहती है। तो क्लॉज 4 to 7 हम बात करते हैं तो क्लॉज 4 to 7 के 3 तरह की इसमें कैटेगरी आती है। तो जो डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नो डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ। ये क्लॉज 4 कहती है कि विदाउट एडवाइजरी बोर्ड, ये क्लॉज 4 कहती है। क्लॉज 4 कहती है कि किसी भी पर्सन की डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर होती है तो उसके ऊपर है वो एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड में वो मेंबर होंगे जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के इक्वल अपॉइंटमेंट वो रखते होंगे, वो इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होंगे। इनकी रिपोर्ट के बिना, एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के बिना वो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 3 महीने के बाद एडवाइजरी अपनी जो रिपोर्ट है, एडवाइजरी बोर्ड है वो रिपोर्ट देगा कि जो ग्राउंड है डिटेंशन के वो सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड अपनी ये रिपोर्ट देगा कि जो ग्राउंड है डिटेंशन के जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। तो ये एडवाइजरी बोर्ड एक करेगा। फॉर एग्जाम्पल के हम तौर पे हम लेते हैं कि जो वरुण गांधी है, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पीलीभीत से यूपी इलेक्शन में, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लगाया गया था इसकी वजह से कि उन्होंने अपनी जो स्पीचेस हैं वो उनकी हेट स्पीचेस हैं जो कि सिक्योरिटी को खतरा थी, तो उसके ऊपर ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। तो उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 मेंबरी जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको गठित किया। उस बोर्ड ने ये फाइंडिंग दी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वरुण गांधी के ऊपर लगाया गया है वो इलीगल है, अननेसेसरी है, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो सेकंड ग्राउंड की हम बात करेंगे वो है कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन का उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर। जो अथॉरिटी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर किए हैं उस ऑर्डर किस बेस पे किए गए हैं, किस ग्राउंड पे किए गए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है। और वो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो जिसको डिटेन किया गया है उसको दी जानी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो उसके राइट की वायलेशन इसको माना जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। इंफॉर्मेशन ग्राउंड और रिप्रेजेंटेशन
इसको हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन या अपॉर्चुनिटी है उसको दी जानी चाहिए। ये कहती है क्लॉज 5। क्लॉज 5 कहती है कि उसको प्रिवेंटिव के ग्राउंड बताने हैं और उसको इसकी रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन दी गई है क्लॉज 6 में। एक्सेप्शन क्या कहती है कि जो नॉन डिस्क्लोजर है, फैक्ट है, वो अगर अथॉरिटी को लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कुछ फैक्ट है, तो वो इसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है। ये इसकी इंफॉर्मेशन की उसको नहीं दिया जा सकता, इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन क्लॉज 6 में दी गई है। बट अगर हम क्लॉज 6 की बात करें तो ये दो राइट है। पहला राइट है कि उसको ग्राउंड मिलने चाहिए और सेकंड राइट है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अगर ये पहला जो राइट है, ये पहला राइट उसको प्रॉपरली उसको ग्राउंड बताए जाएंगे। उसका पहला राइट अगर हो जाता है तो उसके बाद उसके सेकंड राइट अपॉर्चुनिटी की बात आती है। तो अगर पहला उसका जो ग्राउंड है उसको क्लियर ग्राउंड नहीं बताए गए या ग्राउंड है वो वेग ग्राउंड है, तो वो सेकंड राइट के अपने का यूज नहीं कर पाएगा। वो एक एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है, वो अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए उसको सेकंड राइट को यूज करने के लिए उसका जो फर्स्ट राइट है वो राइट क्लियर होना चाहिए। तो ये राइट उसके क्लियर होने चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है वो कि जो डिटेंशन है वो बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया गया है और उसमें जो मैक्सिमम पीरियड है उसके बियॉन्ड उसकी जो कस्टडी है, डिटेंशन है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे जो बात कर रहे थे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, क्लॉज 4 से क्लॉज 7 है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ डील करती है। जो राइट आर्टिकल 22 में दिए गए हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो उसके साथ जो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि उसको जो राइट दिए गए हैं उसको राइट टू बी इन्फॉर्म, वही राइट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी दिए गए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में उसको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो लगेगी। एडवाइजरी बोर्ड अगर उसको ये एग्जामिन करेगा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के उसके ऊपर जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। तो इस तरह से ही उसको जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है डिटेंशन का, उसके बियॉन्ड उसकी डिटेंशन नहीं की जा सकती। तो ये हमारी जो वीडियो थी वो आर्टिकल 22 के ऊपर थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।